ओके, सो डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में हमने काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स देखे। कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो मसल्स के डिसऑर्डर हैं, जैसे कि टेटानी। ठीक है, टेटानी में क्या होता है कि डिक्रीज कैल्शियम के कारण क्या होता है कि स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल्स में। ठीक है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और वो पेनफुल भी होते हैं, और उस कंडीशन को टेटेनी कहा जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि मसल्स में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉब्लम है बर्साइटिस। बर्साइटिस जो देखे थे हमने, बर्साइटिस बर्सिस जो रहते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड पाउचेस रहते हैं जिसमें कि साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो जब उन बर्सी का जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे बर्साइटिस कहते हैं। और वो बर्साइटिस क्या होता है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर सिंगल जॉइंट और इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, उस जॉइंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर की वजह से या उस सिंगल जॉइंट के ज्यादा मूवमेंट की वजह से वो बर्साइटिस हो जाता है। जो बर्सा रहता है वो इन्फ्लामेशन होता है और ये इन्फ्लामेशन पेनफुल होता है। ठीक है, उसे कहते हैं बर्साइटिस। ठीक है, बर्साइटिस के बाद जो आता है वो है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून जिसमें कि अपनी ही बॉडी सेल्स के खिलाफ रिएक्शन होने लगे, उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में भी जो है इसी प्रकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑटो इम्यून रिएक्शन होती हैं एट न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि फटिग और वीकनेस कॉज करता है। ठीक है, कि वहां पे न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन पे जब डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स प्रॉपर जो है वो क्या नहीं हो पाएगी, कन्वे नहीं हो पाएगी, और उसके कारण क्या होगा, फटिग, वीकनेस और देन फाइनली पैरालिसिस कॉज करता है मायस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, तो मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, मायस्थीनिया ग्रेविस के बाद जो आता है वो है मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्शन होता रहता है, डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, और उसके कारण जो मसल मास है वो कम होने लगता है। जो पेशेंट है वो उसकी मसल्स जो हैं डिस्ट्रॉय होने लगेंगी और कम होने लगेंगी। ठीक है, और ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये एक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होती हैं और यूजुअली चाइल्डहुड में ही इसके साइंस दिख जाते हैं और बच्चे में जो मसल मास है वो तेजी से कम होने लगता है। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब कि जो मसल्स हैं वो रॉन्गली जो है रॉन्ग डायरेक्शन में उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस मतलब बैड और ट्रॉफी मतलब जैसे कि एट्रॉफी कहते हैं। एट्रॉफी मतलब कि जिसमें कम होना हो, हाइपरट्रॉफी जिसमें कि ज्यादा बढ़ रहे हो मसल सेल। तो डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रक्ट हो रहा है मसल सेल्स, उसे कहेंगे डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो टेटेनी, बर्साइटिस, मायस्थीनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ओके, तो आई थिंक वी हैव डन विद ऑल द डिसऑर्डर, ऑल द स्केलेटल डिसऑर्डर हमने देखे। इंजुरीज देखी, उसके बाद हमने पैथोलॉजी देखी और स्लिप डिस्क देखा, ऑस्टियोपोरोसिस देखा। उसके बाद टिटेनी में कैल्शियम कम होने के कारण वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स में, उसे टिटेनी कहते हैं। बर्साइटिस जिसमें कि जो बर्सा रहते हैं जॉइंट्स में वो उनका इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू इंक्रीज
प्रेशर और इंक्रीज बर्डन ऑन अ सिंगल जॉइंट, और उसके बर्सा जो रहते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून रिएक्शन होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, जिसके कारण जो मसल्स हैं वो वीक, फटिग हो जाती हैं और फाइनली पैरालाइज हो जाती हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि चाइल्डहुड में ही सिम्टम्स नजर आते हैं और मसल मास धीरे धीरे कम होने लगता है, उसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, तो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, सभी हमने देखे, और भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब जो है डिसऑर्डर हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम हमारी मसल्स को स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं वो ले रही हूं वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल। ठीक है, एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी में। जब हम सर्कुलेशन पढ़ते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं कि सर्कुलेशन में जो है हमारी जो एक्सरसाइज है सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट करती है वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि एक्सरसाइज मसल्स पे क्या इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, आजकल क्या हो गया, मॉडर्न लाइफ में जो सभी चीजें हैं, हम बैठे हुए हैं एक ही जगह पर, हमारी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं। ठीक है, हमारे काम के लिए मेड्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम काम हम कर रहे हैं और जो हमारी ऊर्जा है वो बहुत कम तरीकों से हमारी खपत हो रही है। ठीक है, इसलिए ओबेसिटी जो है आजकल की बहुत ज्यादा समस्या है, ओबेसिटी, और साथ ही लो स्टेमिना। ठीक है, और दूसरी तरफ जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि बहुत ही कम उम्र में बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि जो हम लोग हैं, हमारी जो फिजिकल वर्क है बहुत कम हो गया है। ठीक है, और इसीलिए हमारा खुद का स्टेमिना भी कम हो गया। हम थोड़ा सा भी चलने यदि हमें जाना हो चल के तो हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमारे मसल्स पे उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट एक्सरसाइज का वो होता है सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ता है, वर्किंग बढ़ती है, और जब वर्किंग बढ़ेगी तो ऑफकोर्स सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारी मसल्स में भी ज्यादा ब्लड आएगा। ज्यादा ब्लड मतलब कि ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिशन। तो जब ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या होगा? इफिशियंसी भी बढ़ेगी, हमारी मसल्स की इफिशियंसी बढ़ेगी, हम थकेंगे नहीं। ठीक है, यदि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा सर्कुलेशन इंप्रूव करता है एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरा है कोलैटरल सर्कुलेशन। कोलैटरल सर्कुलेशन क्या होता है? कोलैटरल सर्कुलेशन क्या होता है कि हमारी जो आर्टेरियल्स होती हैं उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत संख्या में होती हैं, लेकिन सभी कैपिलरीज जो होती हैं वो काम नहीं करती है, सभी कैपिलरीज में से ब्लड होके नहीं जाता है। लेकिन जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो कोलैटरल सर्कुलेशन है वो डेवलप होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठीक है, ये यदि कैपिलरीज की ब्रांचेस हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ कैपिलरीज जो होती हैं उनमें ब्लड नहीं जा रहा होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी और भी कैपिलरीज जो है वो सप्लाई करने लगती हैं उस पार्ट को, और उसके कारण क्या होता है कि ब्लड सप्लाई तो बढ़ती ही है। ठीक है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, और साथ ही क्या होता है कि यदि इन केस कोई सर्कुलेशन बंद हो जाए, ठीक है, सपोज यहाँ पे ब्लॉक आ जाए, यहाँ से ब्लड नहीं जाए, तो क्या हो रहा है कि
दूसरा जो सर्कुलेशन, जो कि कोलैटरल सर्कुलेशन हमने कहा, पैरेलल सर्कुलेशन उसे कहते हैं, तो वो यदि पैरेलल सर्कुलेशन भी हमारा वर्किंग है तो क्या होगा कि इस के ब्लॉक होने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोलैटरल सर्कुलेशन बनाती है एक्सरसाइज, बढ़ाती है और उसके कारण ब्लड सप्लाई भी बढ़ाती है। ठीक है। थर्ड, हमारा जो मसल मास है वो बढ़ना लगता है यदि हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करें और एक्सरसाइज रोज करें तो हमारा मसल्स मास बढ़ता है, और जब मसल मास बढ़ेगा तो इफिशियंसी भी बढ़ेगी, हमारे मूवमेंट की, वर्किंग की इफिशियंसी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो जब मसल मास बढ़ता है, आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत वेट लिफ्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि जितनी वो एक्सरसाइज करते हैं उतना उनका मसल मास बढ़ने लगता है। मसल मास बढ़ना मतलब कि मसल सेल नहीं बढ़ती, पर जो उसमें मायोफिब्रिल्स रहते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, और मायोफिब्रिल बढ़ने से क्या होता है कि वो मसल का मास भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मसल मास बढ़ना मतलब कि मायोफिब्रिल बढ़ना। ठीक है, मसल सेल्स नहीं बढ़ती हैं। मसल सेल्स यदि बढ़ने लगे तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहेंगे कि मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, और दैट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, जब मसल्स का यूज कम होने लगता है तो उस पार्ट की मसल जो है वो एट्रोफिक होने लगती है। एट्रोफिक मतलब जो मसल सेल्स हैं वो कम होने लगना इज कॉल्ड एज एट्रोफी। ठीक है, तो दो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पता होनी चाहिए, एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इंक्रीज्ड मसल सेल एंड डिक्रीज्ड मसल सेल। ठीक है, तो मसल मास बढ़ने का मतलब है कि मायोफिब्रिल बढ़ना। जब मायोफिब्रिल ज्यादा बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स हमारी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो बढ़ेगी, हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, हम जल्दी थकेंगे नहीं। ठीक है, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बिटवीन एंटागोनिस्टिक मसल्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, अब हमारे शरीर में जो है एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होती हैं। ठीक है, अब जैसे यदि मैं हाथ को उठा रही हूं या यदि मैं हाथ को फ्लैक्स कर रही हूं तो कुछ मसल्स हैं जो कि फ्लैक्शन में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, जब मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूं तो कुछ मसल्स हैं जो एक्सटेंशन में हेल्प कर रही हैं। तो जो मसल फ्लैक्शन में कर रही है और जो मसल एक्सटेंशन में कर रही है वो दोनों एंटागोनिस्टिक हुई। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट काम कर रही है, एक कर रही है फ्लैक्शन, एक कर रही है एक्सटेंशन। जब मैं एक्सरसाइज करूंगी इस हैंड की बार बार तो जो मेरी एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली तो वो हमारी एंटागोनिस्टिक मसल्स से क्या होती हैं, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करती हैं। ठीक है, द फिफ्थ हमारा जो इसका फायदा है एक्सरसाइज का वो ये है इंक्रीज्ड इफिशिएंसी ऑफ मसल्स। ठीक है, कैसे? ऐसे कि क्या करता है ये, स्पीड अप करता है किसको, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोथ। ठीक है, तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्पीड अप करती है मसल के कॉन्ट्रैक्शन को भी और रिलैक्सेशन को भी, और जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्पीड अप होगा तो ऑफ कोर्स मसल्स की जो इफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। ठीक, द other benefit of exercise is it causes toning of muscle। ठीक है, जब रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है तो ये मसल्स को टोन रखती है। ठीक है, और यदि किसी पार्ट की एक्सरसाइज ना की जाए तो दैट पार्ट विल गो that muscle of that part will become loose and flabby। ठीक है, जब एक्सरसाइज नहीं की जाएगी तो मसल्स लूज और फ्लैबी हो जाएगी, और यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल टोन अप टाइट दिखेगी, और जब मसल्स टोन होगी तो ऑफ कोर्स वो हमारी पर्सनालिटी को भी एनहेंस करेगी। ठीक है, तो टोनिंग ऑफ मसल्स में ये एक्सरसाइज
हेल्प करती है। अदर बेनिफिट इज माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं हमारे बॉडी, हमारी मसल्स में, उन्हें ये बढ़ाती है। जब हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मसल्स, वो बढ़ते हैं। और जब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, एनर्जी हाउस कहते हैं। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, क्रैब साइकिल सब उसी में हो रही है, एनर्जी प्रोडक्शन उसी में हो रहा है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। ठीक है, ओके। अदर बेनिफिट्स आर, जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, हमारी एपेटाइट इंप्रूव करती है। एपेटाइट इंप्रूव डाइजेशन, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है, और इस प्रकार हमारी मेटाबॉलिज्म को भी वो इंप्रूव करती है। ठीक है, ठीक है। यदि कोई डल एंड स्लगिश पर्सन है जो कि कोई एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी हैबिट सेडेंटरी है, तो उसकी एपेटाइट भी कम होगी, उसका डाइजेशन भी स्लो होगा, उसके बॉवेल मूवमेंट भी स्लो होंगे, और उसकी मेटाबॉलिज्म भी जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, तो इन दैट केस जो है हमारी एक्सरसाइज का हमें ये बेनिफिट है कि वो हमारी एपेटाइट जो है उसे इंप्रूव करती है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है, और इस प्रकार हमारी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को भी वो इंप्रूव करती है। जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगी तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शन, सारी फिजियोलॉजी प्रॉपर होगी। ठीक है, तो एपेटाइट को इंप्रूव करती है। ठीक, एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है, और स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, विंटर में हमारी बॉडी को वार्म रखने का काम है एक्सरसाइज का, हमारे मसल्स मूवमेंट का। ठीक है, हमने देखा था कि जब हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसका बहुत ही कम पार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, बाकी जो पार्ट है एनर्जी का वो हीट के रूप में डिसिपेट हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो वो हमारी बॉडी को वार्म रखेगा, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर। और साथ ही जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्वेट आता है, हमारे जो बॉडी के पोर्स हैं वो ओपन अप होते हैं, और उसके कारण हमारी बॉडी को जो है फ्रेश फीलिंग भी आती है। ठीक है, तो फ्रेशन अप करता है हमारी बॉडी को, ये भी एक हमारे जो एक्सरसाइज है उसका हमें बेनिफिट है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइन है। ठीक है, क्योंकि कोई सोचेगा कोई सीडेंटरी हैबिट वाला पर्सन है और वो उसे यदि पता चले कि एक्सरसाइज के इतने बेनिफिट है तो ही विल stand up and he will start the exercise, but there are some guidelines which are given for exercise. ठीक है, गाइडलाइन फॉर एक्सरसाइज। अब ये गाइडलाइन क्या है, तो सबसे पहले तो हमें जो एक्सरसाइज है वो सडनली हैवी एक्सरसाइज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, नो सडन हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, कि हम उठे, कोई पर्सन जो है वो कभी एक्सरसाइज नहीं करता, बट वन डे ही woke up and then he started running for 2-3 kilometers and then he came and then he will feel so tired up. So that is not the way of starting an exercise. If you want to start any exercise, first do the slight warm up exercise like वॉकिंग फॉर 15-20 मिनट्स। ठीक है, तो वैसे आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे हमें स्टार्ट करनी चाहिए एक्सरसाइज, सडनली कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, साथ ही वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए। वार्म अप एक्सरसाइज क्या होती है? ठीक है,
प्रॉपर एक्सरसाइज के पहले हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी वार्म हो, जैसे कि जो वॉक हो सकती है, जंपिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है। ठीक है, ये जो है वार्म अप एक्सरसाइज कहलाती है और हमारी जो मसल्स हैं, हमारी बॉडीज को पहले वेकअप करती हैं कि उठो अब हमें एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, वार्म अप एक्सरसाइज के बाद जो है हमें प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक, साथ ही हमें सडनली जब हम स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग डे से ही बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, धीरे धीरे जो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है वो हमें एक्सरसाइज की बढ़ाते जाना है। ठीक है, दूसरा, नो फूड बिफोर और आफ्टर द एक्सरसाइज। ठीक है, जो हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए बिफोर द एक्सरसाइज और जस्ट आफ्टर द एक्सरसाइज वी शुड नॉट ईट एनीथिंग। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड नंबर, डू और डोंट। डूज और डोंट देख रहे हैं हम, एक्सरसाइज के लिए जो गाइडलाइंस है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, साथ ही हमारी जो बॉडी है वाइल एक्सरसाइज प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए। ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो जो हीट जनरेट हो वो हम ऐसे ही लॉस ना कर दें, अदरवाइज हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी द बॉडी शुड बी कवर्ड प्रॉपरली व्हाइल एक्सरसाइजिंग। ठीक है, ये हो गया। ओके, सो ठीक है, सो वार्म अप एक्सरसाइज करें, कोई सडन हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, स्लोली जो है उसको बढ़ाते जाएं। ठीक है, वार्म अप एक्सरसाइज करें, कोई खाना ना खाएं पहले या एक्सरसाइज के बाद में, बॉडी को प्रॉपरली कवर्ड करके रखें। ठीक है, ओके, साथ ही जो एक्सरसाइज है वो ओपन एरिया में की जाए। ओपन एयर में यदि एक्सरसाइज की जाए तो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो खुली हवा है वो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगी व्हाइल वी डू द एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमेशा एक्सरसाइज का सबसे पहला नियम यही है कि अचानक से बहुत सारी एक्सरसाइज हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम सीडेंटरी हैबिट्स में हम रहते हैं, हम कोई फिजिकल लेबर नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है कि जो हमारे सारे सिस्टम्स हैं वो भी उसी लाइफस्टाइल में ढल जाते हैं। ठीक है, लाइक हार्ड वर्क वेरी स्लोली, और ठीक है जितना इफिशिएंटली उसे करना चाहिए उतना नहीं करेगा। फीबली हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो फीबल रहेगी, लो मेटाबॉलिज्म रहेगी, एपेटाइट कम रहेगी, डाइजेशन इम्प्रॉपर रहेगा। तो और जब हम अचानक से एक्सरसाइज करने लगते हैं तो द सिस्टम्स जो हैं वो उसके साथ में एडजस्ट नहीं हो पाते। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज जो है जब हम स्टार्ट करें तो बहुत स्लोली जो है वो आगे हम बढ़ते जाएं, और जो अचानक से बहुत हैवी एक्सरसाइज हम ना करें। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, और साथ ही गाइडलाइंस भी हैं एक्सरसाइज के लिए जो कि बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। ठीक है, तो स्टे फिट एंड गो थ्रू ऑल दिस गाइडलाइंस।